जिसका नाम होता है सोडियम बेंजोइट। सोडियम बेंजोइट। आइए फिर स्टार्ट करते हैं यहां से। आज अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा देंगे आज आपको। 20-25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा देंगे जो प्रीवियस एथिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चल तीसरा सॉल्ट लिखेंगे सोडियम बेंजोइट। सोडियम बेंजोइट कहां काम आता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H5COONA। मैम ब्लर आ रहा है, एक मिनट मैं अपने फोन में चेक करूं। आज तो मैं फोन लेके आई हूं दूसरे वाला। ब्लर तो नहीं आना चाहिए बेटा। नहीं, क्लास तो सही चल रही है बेटा। हाँ जी, चलो क्या अब सही चल रही है ना? हाँ चलिए, क्या तीसरा सॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं सोडियम बेंजोइट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H5COONA। कहां काम आता है बेटा? सोडियम बेंजोइट काम आता है एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं बेटा? खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए। इसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य परिरक्षक। परिरक्षक क्या होते हैं बेटा? जो खाने पीने की सामग्री को खराब ना होने दे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा एक सॉल्ट है, कौन सा एक लवण है जो कि आपके फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए काम में लिया जाता है, वो सोडियम बेंजोएट होता है। ठीक है, और मैं बता दूं ये कहां पे डलता है बेटा? जो भी आप खाते हो ना, केचप सॉस खाते हो है ना, या आप जूसेस पीते हो, पैक्ड जूसेस जो आते हैं डिब्बे के अंदर, इनके अंदर डलता है बच्चों। ये देखे होंगे आपने कि 2-2 ढाई-ढाई साल तक के लिए जूस पैक आ रहे हैं, जैसे आता है ना रियल कंपनी का जूस वगैरह आता है, उनके अंदर ये यूज होता है। तो तीसरा सॉल्ट था अपना सोडियम बेंजोएट, जो काम आता है एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। बस आपको इतना याद रखना है कि ये खाद्य सामग्रियों के परीक्षण के लिए काम में लिया जाता है सोडियम बेंजोएट। इसके बाद 4 नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं एलम। एलम जिसको हिंदी में हम फिटकरी कहते हैं। फिटकरी भी क्या होता है? एक सॉल्ट होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है? सॉल्ट होता है। फिटकरी के बारे में आपने सबने सुना होगा। फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये होता है बच्चा एलम, ये होता है फिटकरी। फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला तो ये है। अब आप फिटकरी में देखो क्या क्या आ रहा है। पोटेशियम, के किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का। Al किसका सिंबल होता है? एल्यूमिनियम का। तो और पानी को हम केमिस्ट्री में क्या लिखते हैं? पानी को हम लिखते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम, SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो लिखिए हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये होता है बच्चों फिटकरी का केमिकल नेम। फिटकरी कहां काम आती है? फिटकरी को काम में 2 तरीके से लिया जाता है, आपको दोनों यूज याद रखने हैं। एक तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, पानी के शुद्धिकरण के लिए। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो टैंक होता है, उस टैंक के अंदर जब बहुत सारी इंप्योरिटीज हो जाती हैं, अशुद्धियां हो जाती हैं, तो टैंक के अंदर डाला जाता है फिटकरी। जल के शुद्धिकरण में, वाटर प्यूरिफिकेशन में हम एलम को काम लेते हैं, फिटकरी को काम लेते हैं। दूसरा फिटकरी कहां काम आता है? जब लड़के लोग दाढ़ी वाड़ी बनवाने जाते हैं नाई की दुकान पे, तो दाढ़ी में क्या हो जाता है? हल्का सा कट लग जाता है ना? कट लग जाता है तो वहां पे नाई क्या करता है? फिटकरी घिस देता है। क्यों? क्योंकि फिटकरी जो होता है वो ब्लड का कोगुलेशन कर देता है, रक्त का स्कंदीकरण कर देता है, जिसकी वजह से आपको जो ब्लीडिंग हो रही है ना, खून बह रहा है, वो बहना बंद हो जाता है। तो फिटकरी का दूसरा काम क्या होता है बेटा? आप लिखोगे ब्लड कोगुलेशन में काम आता है। ब्लड कोगुलेशन में काम आता है। हिंदी में लिखो रक्त का थक्का जमाने के लिए, या रक्त का स्कंदीकरण कर देता है फिटकरी। स्कंदीकरण का मतलब भी बेटा क्लोट बनना होता है, रक्त का थक्का जमा देता है। और जब भी आपको चोट लगती है, आपका खून निकलता है, खून निकलने की थोड़ी देर के बाद खून बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि बच्चा वहां पर ब्लड का क्लोट बन जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो ब्लड कोगुलेशन में काम आता है फिटकरी, और पानी के शुद्धिकरण में काम आता है फिटकरी। फिटकरी एक सॉल्ट होता है, इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। अच्छा, डबल क्यों बोलते हैं? डबल का मतलब 2। देखो इसमें 2 धातुओं के लवण हैं, एक पोटेशियम हो गया, एक एल्यूमिनियम हो गया। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, तो ये चौथा सॉल्ट हो गया। पांचवा जो सॉल्ट आता है बेटा, उसको कहा जाता है KMnO4, जिसका केमिकल नेम होता है पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट, मैंगनेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? हिंदी में सेम नाम है बेटा, आप लिख सकते हो, मैं लिख दे रही हूं। पोटेशियम पर मैंगनेट, पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। और इसे बच्चों केमिस्ट्री में रेड मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, इसको लाल दवा के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे लाल दवा किसको कहा जाता है, तो वो पोटेशियम पर मैंगनेट को कहा जाता है। इसी को कहते हैं लाल दवा। और ये कहां काम आता है? ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम लेते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है बेटा? जब कहीं चोट वोट लगती है तो उसके ऊपर हम जो दवाइयां लगाते हैं, है ना, जहां पे जम्स वगैरह ना आ जाए, घाव ज्यादा ना हो जाए, तो उस दवाई को यूज करते हैं, उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। आप लिख सकते हो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। या आप एंटीसेप्टिक क्या होता है बेटा? कटने और जलने पर जो आप दवाई यूज करते हो उसे एंटीसेप्टिक दवा कहते हैं। या आप लिख सकते हो लाल दवा जो होता है, पोटेशियम पर मैंगनेट होता है, वो एक डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है बेटा हल्के फुल्के जो जम्स होते हैं, कीटाणु नाशक की तरह काम करता है, कीटाणुओं को मार देता है, ये कीटाणु नाशक के तौर पर काम आता है। ये आपको इतने सॉल्ट याद करने हैं।
क्लास चल रहा है, क्लास तो बिल्कुल चल रही है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आगे बात समझ में? तो मैंने आपको ये 5 सोल्ट करवाए बच्चा, 5 के 5 सोल्ट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से सोल्ट है? नंबर 1 पे हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको टेबल सोल्ट बोलते हैं, टेबल पे हम घरों में खाते हैं वो होता है नमक। दूसरा होता है सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट फूड प्रिजर्वेटिव की तरह, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा एक सोल्ट है जो खाद्य परिरक्षकों को के तौर पे काम में लिया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम में लिया जाता है, वहां पे सोडियम बेंजोइट आपको मिलेगा। ठीक है, अगला है एलम, फिटकरी, फिटकरी का केमिकल नेम याद रखना है, इसका केमिकल फॉर्मूला याद रखना है, और आपको याद रखना है बच्चा फिटकरी पानी के शुद्धिकरण में काम आ सकता है, रक्त का स्कंदीकरण, ब्लड का क्लोट करने के लिए काम में आ सकता है, खून वगैरह के बहाव को बंद करने के लिए, और पोटेशियम परमैंगनेट जिसको KMnO4 बोलते हैं, वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में ले सकते हैं हम। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं बच्चा? कटने जलने पे जो आप दवाइयां लगाते हैं, जहां पे जम्स वम्स ना जाए, घाव बढ़े ना, वहां पे लगाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारे एसिड बेस सॉल्ट खत्म हो गए यहां पे आते आते। अब जो हमारा इस चैप्टर में एक लास्ट चीज बची है, वो बची है इंडिकेटर्स बच्चा। इंडिकेटर्स, अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो आपको समझना है बच्चा। इंडिकेटर्स को हिंदी में कहते हैं सूचक, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे चीजें जो हमें पहचान करवाती है एसिड और बेस की, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना बच्चा, ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, एसिडिक मीडियम में अलग कलर दे देते हैं, बेसिक मीडियम में अलग कलर दे देते हैं। ये इंडिकेटर्स अपनी स्मेल से पहचान करवा देते हैं, एसिडिक मीडियम में अलग प्रकार की स्मेल देंगे, बेसिक मीडियम में अलग प्रकार की स्मेल देंगे। तो आपको याद रखना है बेटा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसा कोई भी यौगिक, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो आपको एसिड और बेस की पहचान करवाए कि ये अम्ल है या क्षार है, उस कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं? इंडिकेटर्स कह देते हैं, सूचक कह देते हैं। ये एनसीईआरटी में साफ साफ है ना, साफ साफ लिखा हुआ है। ये इंडिकेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, बहुत ध्यान से समझना बच्चा। एक इंडिकेटर होते हैं जिनको बोलते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल को हिंदी में बोलेंगे हम प्राकृतिक, प्राकृतिक जो हमें नेचर से मिले हैं, मदर नेचर, मां प्रकृति ने दिए हैं हमें। और जो दूसरे होते हैं उनको बोलते हैं हम सिंथेटिक, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है बेटा? इनका मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर्स जिसको हमने बनाया है, लैब में बनाया, नेचर से नहीं मिला है, इन्हें बोलते हैं हम कृत्रिम सूचक। तो 2 प्रकार के सूचक होते हैं जो एसिड बेस की पहचान करवाते हैं। पहले होते हैं नेचुरल जो नेचर से मिले हैं, और दूसरा कौन सा? सिंथेटिक जो कृत्रिम सूचक जो हम बनाते हैं लैब में। 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, किसको हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं एसिड बेस की पहचान करवाने के लिए। तो जब हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है बच्चा लिटमस पेपर। 1 नंबर पे आता है लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर क्या होते हैं, कहां से बनाए जाते हैं? आपका पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही आता है कि लिटमस पेपर को आप कहां से प्राप्त करते हो, कहां से बनाते हो? तो लिटमस पेपर बनाए जाते हैं बेटा एक प्लांट से, जिस प्लांट का नाम होता है लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन क्या एक प्लांट होता है बच्चों, आप बायोलॉजी में भी पढ़ोगे। ये एल्गी और फंगस का, एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशन वाला प्लांट होता है, कवक और शैवाल वाला प्लांट होता है। कहां मिलता है? हिमालय में, चट्टानों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर लगा हुआ होता है। इस लाइकेन प्लांट का क्या बनाते हैं? चूरा बनाते हैं, चूर्ण बनाते हैं। चूर्ण बना लिया और इसके चूर्ण को बनाकर इसके साथ में मिक्स किया जाता है सेल्यूलोज को। और जैसे लाइकेन प्लांट को चट्टानों से निकालकर क्या करते हैं? उसके अंदर सेल्यूलोज मिला देते हैं, और सेल्यूलोज मिलाकर इससे एक पेपर बनाया जाता है इस चूर्ण से। उसी पेपर को बोलते हैं हम लिटमस पेपर। उसी को हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर बोलते हैं बेटा। आगे बात समझ में? उसी को हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर बोलते हैं। लिटमस पेपर का नेचुरल कलर क्या होता है? अगर आपसे पूछे जो लिटमस पेपर होते हैं उसका नेचुरल कलर क्या होता है, प्राकृतिक कलर क्या होता है? बेटा ये बैंगनी कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, या वॉयलेट कलर लिख दो आप। ठीक है, इसका प्राकृतिक कलर बैंगनी कलर होता है बच्चों। प्राकृतिक रंग इसका क्या होता है? आप बताओगे पर्पल कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है, या वॉयलेट भी लिख सकते हो आप, बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, अब ये एसिड और बेस की कैसे पहचान करवाते हैं? तो जब भी आप लिटमस पेपर को किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो ब्लू लिटमस पेपर, जो नीला लिटमस पेपर होता है, उसको लाल कलर में चेंज कर देता है। कौन? एसिड, अम्ल। तो हमें पहचान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे आपने एक एसिडिक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर आपने नीले कलर का लिटमस पेपर डाला और वो तुरंत लाल रंग में बदल गया, तो हमें पता लग जाएगा बेटा, क्या हमें पता लग जाएगा ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है, तो हमें पहचान हो गई। हाँ जी मैम। दूसरा, अगर आपने रेड लिटमस पेपर को, किसको? रेड लिटमस पेपर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाला, किसी क्षार के अंदर डाला, तो वो लाल लिटमस पेपर को क्षार नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। तो हमें क्या पता लग जाएगा? हमें पता लग जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो विलियन है, जिसके अंदर आपने लाल लिटमस पेपर डाला है, वो नीले में बदल गया, वो कैसा है? वो बेस है, वो क्षार है। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे आप तो ये बताइए। तो सुनिए, एग्जामिनर पूछता है लिटमस पेपर कैसा इंडिकेटर है? आपको बताना एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचर से मिला है ना, प्रकृति से मिला है। लिटमस पेपर किसके बने हुए होते हैं? लाइकेन के। लाइकेन प्लांट का जो चूर्ण बनाते हैं उसके अंदर सेल्यूलोज को मिक्स कर देते हैं, और जैसे ही सेल्यूलोज को मिक्स किया तो मिक्स करते ही क्या हो जाता है बेटा? वहां से उस चूरे से एक पेपर को बनाते हैं और उस पेपर को हम लिटमस पेपर कहते हैं। और ये जो लिटमस पेपर होते हैं उनका प्राकृतिक रंग, इनका नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है, वो बैंगनी कलर का होता है। और जैसे ही आपने ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, अम्लीय
माध्यम में डाला तो बेटा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, और जैसे ही आपने लाल लिटमस पेपर को किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो वो ब्लू में बदल देता है, नीले में बदल देता है। तो हमें पहचान हो जाती है किसकी, कि ये तो एक एसिडिक सॉल्यूशन है या एक बेसिक सॉल्यूशन है, अम्लीय है या क्षारीय माध्यम है। तो ये पहला नेचुरल इंडिकेटर होता है कौन सा, लिटमस पेपर। अब दूसरा जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं बच्चा, उन्हें कहा जाता है ऑल्फैक्टरी नेचुरल इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी शब्द आप बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हो बेटा, ठीक है। सुनो, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है सूंघना, सूंघना, ठीक है। स्मेल, स्मेल, स्मेल से रिलेटेड होते हैं ये, गंधक से पहचान। अपनी गंधक से पहचान करवा देते हैं कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, किससे, अपनी गंध से पहचान करवा देते हैं। तो दूसरा जो नेचुरल इंडिकेटर है वो आपको लिखना है यहां पर 2 नंबर पे लिखना है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को क्या कहते हैं हिंदी में, तो आपको बताना है बेटा, ये ऐसे सूचक होते हैं जो अपनी गंध की पहचान से बता देते हैं बेटा, इसीलिए इन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं, इन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। अपनी गंध पहचान, स्मेल या तो चेंज कर देंगे या अपनी स्मेल को खो ही देंगे, ठीक है, या तो अपनी स्मेल को खो देंगे या फिर अपनी स्मेल को चेंज कर देंगे। अब कौन कौन से होते हैं ये ऑल्फैक्टरी रीजंस या ऑल्फैक्टरी आपके इंडिकेटर्स, वो आपको याद रखना है बेटा। देखो, जब भी हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करते हैं, ये कौन है ये बच्चा, पंकज कुमार, तुम्हें ज्यादा बातें आ रही हैं क्या? हाँ, तुम बच्चे तो हो नहीं, है ना, तुम बच्चे तो हो नहीं पढ़ने वाले। क्या काम है बेटा तुम्हारा इस क्लास में? हाँ, क्या काम है बेटा? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम आप कहीं और से जाके पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम है ना? तो सुनिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के आपको एग्जांपल याद रखने हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो किससे पहचान करवाते हैं, वो अपनी स्मेल से, गंधक से पहचान करवाते हैं। तो जब भी आप किसी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को किस में डालते हो, एसिडिक मीडियम में डालते हो, अम्लीय माध्यम में डालते हो, एसिडिक मीडियम में डालते हो, तो बेटा ये अपनी स्मेल चेंज नहीं करते हैं बेटा, नो चेंज, यानी कि इनकी जो नेचुरल स्मेल होती है, जो इनकी प्राकृतिक गंधक होती है, वही रखते हैं बेटा, ये वही रखते हैं, ठीक है। जबकि आप इनको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, आप इनको क्षारीय माध्यम में डालोगे, तो बेटा ये अपनी स्मेल को खत्म कर देते हैं। स्मेल को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। स्मेल इनकी गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, यानी कि इनकी जो नेचुरल स्मेल थी ना वो खत्म हो जाती है। तो आप अगर किसी भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को काम में लिया, अगर आपने उसको एसिडिक मीडियम में डाला, तो बेटा क्या हो जाएगा, ऐसे ही जैसे ही आपने एसिडिक मीडियम में डाला, तो अगर कोई चेंज नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि ये तो एसिडिक मीडियम है। और अगर जैसे ही बेसिक मीडियम में डाला, उसने अगर अपनी स्मेल, नेचुरल स्मेल को खत्म कर दिया, तो आप उसे क्या कह दोगे बेटा, आप उसे कह दोगे तो बेसिक मीडियम है, तो क्षारीय मीडियम है। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के, इसके एग्जांपल लिखो। पहला एग्जांपल होता है बेटा अनियन जूस, अनियन जूस, प्याज का रस, प्याज का रस लिख दो पहला। दूसरा आपको बताना है, प्याज के रस के बाद दूसरा आता है वनीला, दूसरा आता है बेटा यहां पर वनीला। तो बच्चों, अगर वनीला की जो नेचुरल स्मेल है वो खत्म हो गई, तो आपको क्या पता लगेगा कि वो तो बेसिक मीडियम में डाला है। और अगर आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला वनीला को और उसके अंदर वही स्मेल आ रही है जो उसकी स्मेल होती है, तो बेटा वो क्या, वो एसिडिक मीडियम है, वो तो अम्लीय माध्यम है। ऐसे लौंग का पानी यूज करते हैं, लौंग का तेल यूज करते हैं, ठीक है, क्लोव ऑयल यूज करते हैं, लिख लेना, लौंग का तेल यूज करते हैं बेटा। लौंग होता है ना, लौंग का तेल भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल होता है यहां पे, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। ये वनीला वाला क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है। क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है, तो आपको वहां पे बताना है वनीला एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। प्याज का रस, वनीला और जो लौंग का तेल या लौंग के तेल या लौंग को पीस के पानी बनाते हैं, ये सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। अगर आप इन तीनों को एसिडिक मीडियम में डालोगे कोई चेंज नहीं आएगा, बेसिक मीडियम में डालोगे इनकी जो नेचुरल स्मेल होती है ना, इनकी जो गंधक होती है, वही गायब हो जाएगी। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि हमने इनको एसिडिक मीडियम में डाला है या बेसिक मीडियम में डाला है, अम्लीय माध्यम में डाला है या क्षारीय माध्यम में डाला है। आगे बात समझ में? तो पहला था आपका लिटमस पेपर, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा था आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लिटमस पेपर एक पेपर होता है, बना के उसको एसिडिक बेसिक मीडियम में आप पहचान करवाते हो, जबकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल से अपनी पहचान करवाते हैं, स्मेल से अपनी पहचान करवाते हैं, ठीक है। अब तीसरा सुनो, तीसरे होता है हल्दी, टर्मरिक। तीसरा नेचुरल जो आपका इंडिकेटर है उसको बोलते हैं टर्मरिक, हल्दी, हल्दी। अब हल्दी कैसे काम करता है बच्चों, आपने देखा है कभी कभी आप खाना खाते हो, खाने में कड़ी बड़ी खाते हो, कड़ी में हल्दी बहुत ज्यादा डलती है ना। तो जब सफेद आपने कपड़ा पहना होता है और आपने कड़ी खा ली, तो कड़ी का दाग अगर आपकी सफेद शर्ट के ऊपर डल गया, उसको आपकी मम्मी ने धो दिया, किससे धो दिया, साबुन से, कपड़े धोने के साबुन। और कपड़े धोने के साबुन में क्या होता है, बेस होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस कपड़े धोने के साबुन बनाने में काम में आता है। तो जैसे ही मम्मी ने उसको साबुन से रगड़ के धोया, तो अब वो दाग पीला नहीं, वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि हल्दी जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती है, और हल्दी के ऊपर जैसे कोई बेसिक चीज गिरती है ना, हल्दी अपना कलर चेंज कर देती है, ठीक है, हल्दी अपना कलर चेंज कर देती है। तो टर्मरिक, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती है। हल्दी क्या करती है, तो सुनो बच्चों, अगर आपने हल्दी के ऊपर कोई एसिडिक मीडियम डाला, कोई अम्लीय माध्यम डाला, तो कोई चेंज नहीं होता है बच्चों,
हल्दी का कोई कलर चेंज नहीं होगा, यानी येलो ही रह जाएगा। नो चेंज का मतलब कोई बदलाव नहीं है, हल्दी का जो नेचुरल कलर है, और हल्दी का नेचुरल कलर कैसा होता है, पीले रंग का होता है, ठीक है, पीला ही रंग रह जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने हल्दी के ऊपर कोई बेसिक, कोई क्षारीय माध्यम वाली चीज डाली, तो हल्दी अपना नेचुरल कलर चेंज कर देती है बेटा, और वो किस कलर में बदल जाती है, वो बदल जाती है रेडिश ब्राउन कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में। और रेडिश ब्राउन को बोलते हैं लाल भूरा रंग, लाल भूरा रंग, लाल भूरे रंग में चेंज हो जाती है। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आज की क्लास में भी थोड़ी देर के बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, वहां पर आपको सारे क्वेश्चंस ये मिलेंगे यहां पर। तो हल्दी के ऊपर अगर एसिडिक मीडियम डाला, कोई चेंज नहीं, बेसिक मीडियम डालते पीले से कैसा हो जाएगा, लाल भूरा रंग हो जाता है। आगे बात समझ में। तो तीसरा क्या हो गया बेटा, नेचुरल इंडिकेटर हल्दी। ऐसे ही चौथा जो इंडिकेटर होता है उसको कहा जाता है बेटा रेड कैबेज, लाल गोभी, रेड कैबेज, लाल गोभी। अब लाल गोभी नाम में लाल है, लेकिन वो एक्चुअल में पर्पल होती है। ऐसा क्यों मैम, अभी आपको बताते हैं। लाल गोभी, रेड कैबेज, रेड कैबेज भी एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। अगर आपसे इसका नेचुरल कलर पूछे तो अगेन ये पर्पल कलर की होती है। अब आप कहोगे मैम इसमें लिखा तो लाल कलर है। देखो बच्चों, लाल गोभी जो होती है वो लाल कलर की होती है, लेकिन जब उसको पीस के आप पानी वानी मिक्स करके उसका जो सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, इनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से लाल गोभी लाल नहीं बैंगनी हो जाती है। ठीक है, लाल गोभी लाल नहीं, वो बैंगनी हो जाती है बच्चा, पर्पल कलर की हो जाती है। तो अब रेड कैबेज कैसे बताती है, इंडिकेटर की तरह कैसे काम करती है। अगर आपने लाल गोभी को एसिडिक मीडियम में रखा, एसिडिक यानी अम्लीय माध्यम में रखा, तो लाल गोभी जो है ना बच्चा, वो रेड कलर की रहती है, यानी कि लाल रंग की रहती है। लेकिन जैसे ही आपने लाल गोभी को बेसिक मीडियम दे दिया, क्षारीय माध्यम दे दिया, येलोइश ग्रीन कलर की हो जाती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है बेटा, कैसे कलर की हो जाती है, येलोइश, येलो प्लस साथ में कैसा, ग्रीन कलर। आप लिखोगे पीला हरे रंग में चेंज हो जाती है, पीले हरे रंग में चेंज हो जाती है, हरे रंग में बदल जाएगी। तो हमें यहां से पता लग जाएगा, हमें यहां से पता लग जाएगा क्या, हमें पता लग जाएगा कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो एग्जामिनर ने पूछा आपसे कि लाल गोभी एसिडिक मीडियम में कैसा कलर देती है, रेड कलर देती है, ठीक है। लेकिन लाल गोभी का नेचुरल कलर कैसा है, पर्पल, बैंगनी कलर की होती है बच्चों। जैसे ही लाल गोभी को क्षारीय माध्यम मिला, तो वो पीले हरे रंग में बदल जाती है, हरा रंग हो जाएगा वो सॉल्यूशन का आपका पूरा। हल्का सा हरे रंग के बीचों बीच थोड़ा बहुत पीला पीला भी दिखेगा आपको, पीला पीला भी दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये चार हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स। अब बच्चों कुछ प्लांट हैं जो आपको याद रखने हैं, वो भी इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ इनके नाम दिए हैं, आपको नाम याद रखने हैं। पहला प्लांट है 5 नंबर पर, हाइड्रेंजिया। क्या है, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया एक प्लांट होता है, ये भी किसकी तरह, प्लांट का बेसिकली फूल होता है इसका, है ना। हाइड्रेंजिया का फूल इंडिकेटर की तरह काम करता है, हाइड्रेंजिया। 6 नंबर पे याद रखना है पिटूनिया, 6 नंबर पे याद रखना है पिटूनिया। पिटूनिया प्लांट का भी जो फूल होता है, पुष्प होता है, वो भी एज ए किसकी तरह काम करता है, आप बताओगे, इंडिकेटर की तरह काम करता है। ऐसे ही बच्चा 7 नंबर पे गुड़हल का फूल, गुड़हल को बोलते हैं हिबिस्कस, हिबिस्कस, और हिंदी में बोलोगे गुड़हल। गुड़हल का जो फूल होता है वो भी किसकी तरह काम करता है, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। बस आपको तो इनके नाम याद रखने बेटा। एग्जामिनर पूछ सकता है किस प्लांट का फूल एज ए एसिडिक बेसिक मीडियम की पहचान करवाने के लिए इंडिकेटर की तरफ काम लेते हैं, तो आपको वहां पे हिबिस्कस मिल सकता है, आपको पिटूनिया ऑप्शन मिल सकता है, आपको हाइड्रेंजिया ऑप्शन मिल सकता है। इनमें कोई भी एक और होता है, आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हो आप, जेरेनियम, जिरानियम, ठीक है। 8 नंबर पे एक और लिख लो, जिरानियम, जिरानियम। इनके फूल काम में लिए जाते हैं, जिरानियम। ये आपको 8 जो है वो नेचुरल इंडिकेटर याद रखने हैं। कौन कौन से हो गए बच्चों, फिर से सुनो। पहला लिटमस पेपर, नेचर से मिला, प्लांट किसे बनाया है। दूसरा आप बताओ कि बेटा ऐसे सूचक जो अपनी गंध खो देते हैं बेसिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में उनकी गंध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे अनियन जूस हो गया, प्याज का रस, जैसे वनीला, वनीला आइसक्रीम खाते हो ना, आपको हल्की सी उसमें स्मेल आती है, लेकिन अगर आपने वनीला के जूस को या फिर वनीला जिस भी कंपाउंड के अंदर है उसको अगर आपने बेसिक नेचर में रखा, वनीला का नेचुरल कलर खत्म हो जाता है, उसका नेचुरल जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसे लौंग का तेल भी यहां पर काम में लिया जाता है, लौंग तेल या लौंग जूस कुछ भी हो सकता है, या लौंग वाटर भी हो सकता है, ये काम में लिया जाता है। हल्दी एसिड और बेस की पहचान करवाती है, लाल गोभी एसिड और बेस की पहचान करवाती है, हाइड्रेंजिया प्लांट का फूल काम में लिया जाता है, पिटूनिया का फूल काम में लिया जाता है, गुड़हल हिबिस्कस का प्लांट का फूल काम में लिया जाता है, और जिरानियम का प्लांट का फूल काम में लिया जाता है। ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, इनके नाम याद रखने हैं आपको। ये थे बच्चा नेचुरल इंडिकेटर्स। अब आते हैं मैम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिनको हमने लैब में बनाया है, जिनको कहां बनाया है, लैब में बनाया गया है, लैब में सिंथेसिस किया गया है, उनको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हिंदी में लिखोगे कृत्रिम सूचक, जिनको लैब में बनाया, नेचर से नहीं मिला हमें। और यहां पर आपको 2 याद करने हैं बच्चा। पहला याद करना है आपको यहां पर फिनोप्थलीन, पहला याद करना है फिनोप्थलीन, सेम नाम हिंदी में है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन डाई लैब में बनाई जाती है और यह पहचान करवाती है एसिड और बेस की। दूसरा होता है बच्चा मिथाइल ऑरेंज, दूसरा कौन सा होता है, मिथाइल ऑरेंज। इसको भी लैब में बनाया जाता है और यह भी क्या हमें पहचान करवाती है, किसकी, एसिडिक और बेसिक मीडियम की। मिथाइल ऑरेंज हिंदी में सेम नाम होगा, मिथाइल ऑरेंज लिखना। अब कैसे, सुनो, फिनोप्थलीन जो होता है उसका नेचुरल कोई कलर ही नहीं होता है, वो कलरलेस होता है,
फिनोप्लिन जो डाई होती है उसका जो नेचुरल कलर है, उसका जो खुद का कलर है वो कलरलेस होती है बच्चा। ये इसका जो प्राकृतिक कलर है यानी कि इसका खुद का जो रंग है वो कैसा है, वो होता ही नहीं है, ये कलरलेस होती है बेटा। कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन होती है, ये रंगहीन है, कोई रंग नहीं है इसका। लेकिन जैसे ही आपने इस फिनोप्थलीन को किस में डाला, इसको आपने एसिडिक मीडियम में डाल दिया, अम्लीय माध्यम में डाल दिया, तो बच्चा पता है ये क्या कलर चेंज कर देगी। एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी ये कलरलेस ही रह जाएगी। नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि वो कलरलेस ही रह जाएगी, वो रंगहीन ही रह जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने फिनोप्थलीन को बेसिक मीडियम में डाला, क्षारीय माध्यम दिया इसको, तो ये पिंक कलर की हो जाती है बच्चा, ये गुलाबी कलर में बदल जाती है। इसमें कलर आ जाएगा कैसा, गुलाबी रंग का। और ये एग्जामिनर पूछता है, 2000 का नोट जब नया नया मार्केट में आया था, किस कलर का था, गुलाबी कलर का। तो बहुत सारे लोग यही तो बोलते थे कि 2000 का नोट बनाने में फिनोप्थलीन डाई यूज में ली गई है ना, ठीक है, गुलाबी कलर में चेंज हो जाती है। ऐसे ही मेथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर कैसा होगा, ऑरेंज। भाई इसके नाम में ऑरेंज आ रहा है, नारंगी कलर की होगी है। लेकिन जैसे ही आपने मेथाइल ऑरेंज के ऊपर कोई एसिडिक मीडियम डाला, कोई अम्लीय माध्यम का सॉल्यूशन डाल दिया, तो ये ऑरेंज कलर से किस कलर में चेंज हो जाएगी, लाल रंग में चेंज हो जाएगी बच्चों, रेड कलर में चेंज हो जाएगी। और जैसे ही आपने किसी मेथाइल ऑरेंज को बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स किया, क्षारीय माध्यम में डाला, तो वो किस कलर में बदल जाती है बेटा, वो पीले रंग में, येलो कलर में बदल जाती है। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि जो भी सॉल्यूशन यूज किया है वो एसिडिक है या बेस है। पर्पल नहीं होती है कुसुम। आई मेरी बात समझ में? मैम एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। फिनोप्थलीन डाई एसिडिक मीडियम में कैसा कलर देती है, कलरलेस रहती है। फिनोप्थलीन डाई बेसिक मीडियम में कैसा कलर देगी, पिंक, गुलाबी कलर देगी। मेथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिडिक मीडियम में कैसा कलर देगा, तो आप क्या बताओगे, लाल कलर। बेसिक मीडियम में कैसा देगा, पीला रंग। बस ये वो डाई होती हैं जो कहां काम आती है बेटा, जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की तरह काम करती हैं। ठीक है, प्रतीक कह रही है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी पढ़ा दे रहे हैं आपको, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स आपके खत्म हो गए हैं। आगे बच्चों बात समझ में? इसी के साथ हमारा एसिड बेस चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। अब एक, वैसे मैंने जिप्सम के बारे में बताया था आपको, लेकिन नहीं बताया है तो लिख लो, जिप्सम भी एक सॉल्ट की तरह काम करता है। 6 नंबर पे आप लिख सकते हो। जिप्सम के बारे में मैंने बताया था कि जब हमारी मिट्टी की बताया था ये चीज मैंने, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है तो कैल्शियम आप चूना यूज करते हो, बेसिक नेचर बढ़ता है, तो ये चीज मैंने पढ़ाई है ये बात आपको ना। अगर नहीं पढ़ा तो लिख लो, जिप्सम क्या होता है। जिप्सम क्या होता है बेटा, जिप्सम को बोलते हैं CaSO4.2H2O। H2O यानी पानी, कितने पानी है, 2, तो इसे कहा जाता है डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसे कहा जाता है डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ये जिप्सम का केमिकल नेम होता है बच्चों, ये जिप्सम का रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है। जिप्सम कहां काम आता है, एक तो सीमेंट बनाने में काम आता है। जिप्सम का पहला काम क्या है, सीमेंट बनाने में। सीमेंट बनाने में जिप्सम को काम में लिया जाता है। और क्या काम करता है सीमेंट में, सीमेंट बनाने में जिप्सम क्यों डाला जाता है, कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, सीमेंट बनते देखा है, सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड काम में लेते हैं, चूना काम लेते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या, जिप्सम भी डाला जाता है। जिप्सम क्यों डालते हैं सीमेंट बनाने में, आप बताओ। दूसरा, जिप्सम मैंने कहा था, अगर हमारी मिट्टी है, मिट्टी खेत में जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी का बेसिक नेचर बढ़ जाए, उसका क्षारीय माध्यम बढ़ जाए, तो हम उसे किससे ट्रीट करते हैं, हम उसे जिप्सम से ट्रीट करते हैं, उसमें हम जिप्सम ऐड करते हैं। ये चीज मैंने पढ़ाई होगी आपको, वहां पे जिप्सम ऐड किया जाता है। और जिप्सम तीसरा काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, है ना। तीसरा काम जिप्सम का होता है बेटा पीओपी बनाने में। पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, लिख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का केमिकल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनाया जाता है बच्चों, जब जिप्सम को 100 to 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हमें पीओपी मिलता है, हमें पीओपी मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्या, जब हम कैल्शियम सल्फेट, यही डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, यानी कि क्या, जिप्सम को हमने किस पर 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, ये है आपका जिप्सम। इस जिप्सम को आपने हीट दे दी, कितनी, 100 to 120 डिग्री सेल्सियस की, इतनी हीट पे रख दिया, तो यहां से जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो 2 नहीं, हाफ बचते हैं। यहां से मिलता है आपको CaSO4.2H2O, और इसे कहा जाता है हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसी को पीओपी कहते हैं, इसी को पीओपी कहते हैं। इसका नाम क्या है, केमिकल फॉर्मूला अगर पीओपी का पूछे, देखो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला ये होता है बच्चा, पानी के मॉलिक्यूल 2 आते हैं, जबकि पीओपी के केमिकल फॉर्मूले में पानी के मॉलिक्यूल क्या, आधा रह जाता है बच्चों। क्यों, क्योंकि आपने जैसे ही जिप्सम को गर्म किया 100 to 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या हुआ, पानी आपका भाप की फॉर्म में निकल गया, बचा कितना, हाफ। तो इसे कहते हैं हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, इसे हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। ये होता है आपका, आपको बताना है, इसी को पीओपी कहते हैं। अब पीओपी कहां काम आता है, स्टैचू बनाने में, मूर्ति बनाने में। जब हमें चोट लग जाती है, डॉक्टर प्लास्टर करता है ना, प्लास्टर 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए प्लास्टर कर देता है, उसके बाद खोलता है। प्लास्टर में प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है बच्चों। क्या काम करता है पीओपी,
पीओपी के अंदर देखो कैल्शियम है, और हमारी हड्डियां जो टूटी है, हड्डी टूट जाती है तभी तो डॉक्टर प्लास्टर करता है। अब हड्डियों को जुड़ने के लिए क्या चाहिए, वापस कैल्शियम चाहिए। तो यही कैल्शियम जो है वो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए डॉक्टर आपको प्लास्टर कर देता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए पीओपी काम में लिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में लिया जाता है। स्टैचू बनाने में, पेंटिंग बनाने में, जो हम फॉल सीलिंग करते हैं उसमें पीओपी काम में लिया जाता है। ठीक है, उसमें जब पीओपी करते हैं उसमें भी काम में लिया जाता है। ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर होता है उसमें काम में लिया जाता है। तो आपको याद रखने वाली बात यह है कि जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे हमें क्या मिल जाता है, पीओपी। जिप्सम का केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के सोल्ट में ही आप पढ़ते हो। जैसे आपने ये पढ़े ना, सोडियम बेंजोइट, एलम जिसको फिटकरी कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा के नाम से फेमस है केमिस्ट्री में, ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करता है या एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। वैसे ही आपका सोल्ट जिप्सम भी होता है और पीओपी भी होता है। ये आपको याद रखना है बच्चों, कर लोगे? ठीक है, चलो ये हो गया हमारा एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर खत्म। अब मैं आपको करवाती हूं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो आपके एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है वही मैं लेके आई हूं बच्चा, अब आपको आंसर करने हैं। अब पता लगेगा कि तुम लोगों ने कैसा पढ़ा और हमने कैसा पढ़ाया। ये सारे के सारे एग्जाम, ये सारे के सारे एग्जाम में आते हैं बेटा क्वेश्चंस, सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फटाक से आंसर करो जल्दी। पहले क्वेश्चन का आंसर करो फटाक से। हाँ बेटा, जिप्सम को हीट देने पर ही आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। हेमी हाइड्रेटेड बोलते हैं बेटा, सेमी नहीं बोलेंगे, हेमी हाइड्रेटेड, हेमी हाइड्रेटेड बोलेंगे बेटा, सेमी नहीं बोलेंगे यहाँ पे, HEMI, हेमी हाइड्रेटेड। चलो पहला क्वेश्चन अभी पढ़ाया मैंने इंडिकेटर में, क्या कह रहा है बच्चा, फिनोल्फथालीन जो होता है डैश कलर इन बेसिक नेचर। फिनोल्फथालीन बेसिक नेचर में कैसा कलर देता है, जबकि मेथाइल ऑरेंज एसिडिक नेचर में कैसा कलर देता है। अरे थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था अभी, फिनोल्फथालीन जो होता है उसको बेसिक नेचर में रखा तो कैसा कलर दे देगा, वो कलर देता है बच्चा। अच्छा आप लोगों ने क्या बताया, पहले मैं आप लोगों का क्वेश्चन देखूंगी कैसा। ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। बेटा यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, गुलाबी कलर देता है बेसिक नेचर में। अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि 2000 का नोट कैसे बनाया गया था, फिनोल्फथालीन डाई को बेसिक मीडियम में रखकर पिंक कलर क्रिएट किया गया था। 2000 का नोट कैसा था, पिंक कलर का था, गुलाबी कलर का। और थोड़ी देर पहले पढ़ाया मेथाइल ऑरेंज को अगर आप एसिडिक मीडियम में रखते हो तो वो लाल कलर में बदलता है, जबकि बेसिक नेचर में रखते हो तो वो पीले रंग बदल जाता है। तो पहले का ऑप्शन बी सही होगा। कुछ लोग तो सी बोल रहे हैं, सी में येलो है, येलो किस नेचर में, बेसिक नेचर में आता है, जबकि यहाँ पे एसिडिक दिया हुआ है बेटा। जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ग्रुप डी के पेपर का। अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी मैम ने सारे क्वेश्चंस जो डिस्कस करे हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। खुद से चेक कर लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने कि जैसे ही हम किसी मेटल कार्बोनेट, मेटल का मतलब जैसे कैल्शियम मेटल है, जिंक मेटल है, उसकी कार्बोनेट CO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 गैस निकलती है। अरे याद है मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम धातु होती है, मैं कलर चेंज कर लेती हूं नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट की आपने किसके साथ रिएक्शन करवाई, देखो क्या लिखा हुआ है, एसिड के साथ, किसी मेटल का कार्बोनेट, तो आपने HCl एक एसिड होता है इसके साथ रिएक्शन करवा दो आप, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से देखो बच्चा कैल्शियम क्लोराइड, ये Ca इस Cl के साथ रिएक्शन कर देगा, साथ में पानी रिलीज होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बैलेंस कर दो, अगर यहां पे आपने 2 लगाए तो इसके आगे 2 लगा दो, ये देखो। तो बच्चों जब भी आप किसी मेटल कैल्शियम मेटल है, कार्बोनेट CO3 है, इसकी ये एसिड है, एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। यहां पर आंसर होगा CO2 गैस। ठीक है, अब ये बताओ हाइड्रोजन गैस कहां निकल रही थी, मैंने आपको पढ़ाया था पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस कब निकल रही थी, ये मैं पढ़ा चुकी हूं। अब आप लोग आंसर करो। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डनेस बाय, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है, आपसे ये पूछा है। थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया, अभी तो पढ़ाया है कि बच्चों जो जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, इस जिप्सम को जब आप हीट देते हो, गर्म करते हो, कितने पे, 100 से 120 डिग्री सेल्सियस, लगभग इतनी हीट देते हो, तो यहां पर पानी के मॉलिक्यूल आधे बचते हैं, जिसको हम हेमी लिखते हैं, सेमी नहीं हेमी लिखते हैं। ठीक है, तो इसी को आपने क्या बोल दिया, पीओपी। अब मैं पीओपी को वापस पानी के साथ जोड़ दूं, इसे पानी दे दूं, तो वापस क्या मिल जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, जिप्सम बन जाएगा। और ये हार्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा कि नहीं होगा, ये क्या बनाएगा बेटा, जब भी पीओपी को कंबाइन करते हो किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो हार्ड हो जाता है बेटा, हार्ड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, आप बताओगे बेटा, कंबाइनिंग विद वाटर, पानी के साथ मिक्स करने से। मैम कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं बेटा, मैं पढ़ा चुकी हूं ये चीज, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं, ये चीज पढ़ाई थी मैंने आपको। संगमरमर, मैंने कहा था ना, अगर आपको याद हो तो मार्बल कैंसर हो जाता है, मार्बल कैंसर है ना, वो चीज पढ़ाई थी मैंने कि एसिड रेन जब होती है तो एसिड रेन में जब एसिड आते हैं तो वो एसिड रेन कि एसिड जब ज्यादा आ जाते हैं मार्बल कैंसर हो जाता है, मार्बल जो है वो सफेद रंग से पीले रंग में बदल जाता है। ये चीज पढ़ाई थी मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है बेटा? अब ये तो आपको पता होना चाहिए। HCl एसिड कहां होता है? हमारे पेट में होता है, इसे तेजाब कहते हैं बच्चा, है ना। और लैक्टिक एसिड किस में होता है? दही में होता है, खट्टा दूध यानी दही में होता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में होता है, जैसे लेमन नींबू में होता है बच्चों। और ऑक्जेलिक एसिड मैंने पढ़ाया था टमाटर में और पालक में ज्यादा होता है, टमाटर और पालक के अंदर ज्यादा होता है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड और कहां काम आता है? अगर हमारे कपड़ों के ऊपर शाही का, इंक का या रस्ट जंग का धब्बा लग जाता है, उसको कौन से एसिड से हटा सकते हो? ऑक्जेलिक एसिड से हटा सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो due to excess passing of CO2 through an aqueous solution of slacked lime, its milkiness fades because। याद करो मैंने कहा था हमारे घरों में पुट्टी करते हैं, पुट्टी आज करी है, 2-3 दिन के बाद पुट्टी में चमक आती है, क्यों आती है? ये बताओ क्यों आती है, वही आपसे पूछ रहा है। मैंने पढ़ाया था पुट्टी करने में क्या काम लेते हैं? स्लैग लाइम। स्लैग लाइम क्या होता है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। बुझा हुआ चूना किसको बोला था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और मैंने कहा था आज आपने पुट्टी करी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और हमारी एयर में जो कौन सी गैस है? CO2 गैस है, वो इस पुट्टी से, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाती है, तो अब वो दूधिया कलर का, मिल्किश कलर का हो जाता है और शाइन करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि यहां से बच्चा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, लाइमस्टोन बन जाता है, चूना पत्थर बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मत कर देना, ये तो NaCO3 होता है, ये तो आपका खाने वाला सोडा होता है बेटा, ये तो खाने वाला सोडा है। कौन सा बच्चा है जो बी ऑप्शन कर रहा है? ये कौन सा महानुभाव है जो बी ऑप्शन कर रहा है? हाँ, बी कैसे हो जाएगा बेटा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होगा। अच्छा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये खाने वाला सोडा नहीं, तो कैल्शियम की बात कर रहा है, मुझे लगा सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन में, नहीं तो कैल्शियम है ना, सोडियम नहीं है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा बेटा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3 बन जाता है, CaCO3। और इसी को अभी एक बच्चा पूछा था चूना पत्थर क्या होता है, इसी को बोलते हैं बेटा चूना पत्थर। तो पांचवें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, Which of the following does not form an acidic salt? इनमें से कौन सा एक अम्लीय लवण नहीं बनाएगा? अब बच्चों एसिडिक सॉल्ट कब कब बनते हैं? आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रख लो तो हमें कैसा लवण मिलता है? उदासीन मिलता है, उदासीन मिलता है ना। कैसा लवण मिलता है हमें? न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन इस बार आप वीक एसिड कर दो और स्ट्रॉन्ग बेस कर दो, तो अब क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेस की पीएच कितनी होती है? 7 से ऊपर 14 से नीचे, तो जो सोल्ट बनेगा वो किस नेचर का बनेगा? वो बेसिक नेचर का बनेगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा अम्लीय लवण नहीं बनेगा? अब बच्चों यानी कि बेसिक सोल्ट कौन सा बनाएगा? या तो क्वेश्चन ऐसे पढ़ लो या आप ऐसे पढ़ लो। अब ध्यान से समझो, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है? सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? ये तो मैम स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो क्या बनाएगा? एसिडिक सोल्ट बनाएगा, ये तो एसिडिक सोल्ट बनाएगा। एसिडिक कंप्लीटली टूट जाएगा पानी में और H+ साइन ज्यादा रिलीज करेगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी क्या बनाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। वो कह रहे नहीं बनाएगा। अब देखो बच्चा आपका कार्बोनिक और फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक और फॉस्फोरिक एसिड, तो आपका यहां पर आंसर होगा बच्चा कार्बोनिक एसिड। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, H2CO3 इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, और ये एक वीक एसिड होता है। तो जब भी आप वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करवाते हो तो बेसिक नेचर वाला सॉल्ट बनता है, एसिडिक नहीं बनता है। और यही क्वेश्चन था, अम्लीय लवण कौन नहीं बनाएगा? देखो जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में स्ट्रॉन्ग एसिड रखोगे, वीक बेस रखोगे, तो वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस कर दो, एसिड हल्का कर दो, तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, है ना। आगे बात समझ में? तो कार्बोनिक एसिड मैंने कहा था हम खाते हैं, खाते क्या? कोल्ड ड्रिंक की बोतल में होता है ना। तो ये वीक एसिड होता है, तो ये वीक आप बताओगे बेटा, जब यही तो क्वेश्चन ने पूछा, क्या पूछा? अम्लीय लवण नहीं बनेगा। अब अम्लीय लवण क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस कर रहे हो, एसिड आप क्या कर रहे हो? हल्का कर रहे हो, इसलिए ये हल्का एसिड है। इन चारों ऑप्शन में यही सही माना था आपके एग्जामिनर ने भी। अगला क्वेश्चन, ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या होता है? नमकीन पानी। मैंने कहा था ना सिकंजी पिया आपने कभी? ब्राइन क्या होता है बेटा? सिकंजी। अब सिकंजी कैसे बनती है? जल्दी बताओ, ब्राइन मैंने पढ़ाया था, ब्राइन क्या होता है? आंसर करो फटाक से, ब्राइन क्या होता है? ब्राइन क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ। नमकीन पानी क्या था? नमकीन पानी क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ। एक्वस सॉल्यूशन किसका? सोडियम क्लोराइड का। देखो इसमें लिखा एक्वस का मतलब होता है पानी, पानी में आपने क्या डाला? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा होता है, NaOH होता है, ये गलत हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बोल रहा है, नहीं गलत है। सोडियम क्लोराइड NaCl, सिकंजी बनाने में क्या डालते हो? बर्फ, पानी और नमक, है ना। तो यही होता है आपका ब्राइन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमकीन पानी, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को आपने आइस डाल दिया, आइस मेल्ट होगी, पानी बनेगा, तो पानी के अंदर नमक डल गया तो नमकीन पानी, उसी को ब्राइन सॉल्यूशन या नमकीन पानी कहते हैं, नमकीन पानी कहते हैं, ठीक है। तो सातवें का आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। अगला, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामल,
इट्स नेचर, हमारे जो दांत होता है, दांत का जो इनामिल पार्ट होता है वो हमारे शरीर का हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर हिस्सा होता है। तो पूछ रहा है दांत के अंदर जो इनामिल होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। और क्वेश्चन खुद से कह रहा है कि वो कैसा होता है, नेचर से दांतों के इनामिल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है। इसकी प्रकृति क्या है बच्चों? कैल्शियम फॉस्फेट एक सॉल्ट होता है, एक लवण है। अब लवण अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने आपको, कैसे बनते हैं, एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं। अब ये कैसे बना पहले ये सुनो। कैल्शियम फॉस्फेट बनाने के लिए एक तो आप फॉस्फोरिक एसिड लेते हो, क्या लेते हो, फॉस्फोरिक एसिड लेते हो। ये फॉस्फोरिक एसिड मैंने कहां पढ़ाया था, याद है? मैंने कहा था कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो हल्की से खट्टी लगती है, खट्टेपन का एहसास कौन करवाता है? फॉस्फोरिक एसिड करवाता है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? एक वीक एसिड होता है, याद रखना, ये एक वीक एसिड होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। दूसरा, आप क्या बनाया, कैल्शियम फॉस्फेट बनाने के लिए आप काम में लेते हो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसे कहते हैं स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। और ये क्या, ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएगा बेटा, ये प्रबल क्षार होगा। तो ये दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है। अब बच्चों जब इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सोल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सोल्ट, हमें कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा। जब फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो हमें कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है। अब कैल्शियम फॉस्फेट बनाने में स्ट्रॉन्ग क्या यूज हुआ? बेस। तो जो सोल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बेसिक नेचर का बनेगा, वो क्षारीय प्रकृति का बनेगा। और यहीं पे मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी कि हमारे दांत के पीएच का मान 5.5 होता है, और इस पीएच से जब नीचे हमारे दांतों का पीएच जाना शुरू हो जाता है तो हमारे मुंह में सड़न गलन, हमारे दांतों में जम्स बैक्टीरिया पनप जाते हैं। फिर हम टूथपेस्ट करते हैं, और टूथपेस्ट किस नेचर की करते हैं, कौन से प्रकृति की करते हैं? टूथपेस्ट भी बेसिक नेचर की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है बच्चों। ये लो क्वेश्चन दिख रहा है, कैसे समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में, आप ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड? सोने को घोलने के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लेते हैं? सोनार सोने की चेन को किसमें मेल्ट करता है कि सोने की चेन से आपको सोने का कड़ा बना के दे देता है? तो याद है आपको क्या पढ़ाया था मैंने? एक्वा रेगिया सॉल्यूशन, हिंदी में कहा था अम्लराज। अम्लराज किससे बनता है? HCl प्लस HNO3, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दोनों को हम किस अनुपात में लेते हैं? 3:1 में लेते हैं। तो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हम एक्वा रेगिया कहते हैं, उसको हम अम्लराज कहते हैं। और ये किसको घोलता है? ये नोबल मेटल जैसे गोल्ड, सोने को घोलने के लिए, सोने को मेल्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। हो गया? कर पा रहे हो? क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि चैप्टर कैसा पढ़ा, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? 10वां क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह पदार्थ जो एक सहज संयोजक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी का दान करता है। याद है मैंने एसिड बेस के बारे में 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ऑल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आर्रेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ब्रॉन्स्टेड लोरी मेथड क्या कहता है, लुईस एसिड लुईस बेस क्या होते हैं। तो वहीं पे मैंने आपको एक चीज पढ़ाई होगी बेटा कि जो लोन पेयर वाला आपको याद होगा बेटा, ठीक है, कि क्या ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर वाला याद है ना? लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर क्या होता है, सारी बातें पढ़ाई थी मैंने। तो लोन पेयर को जो डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है? जो लोन पेयर डोनेट पूछ रहा है ना हमसे, हाँ, डोनेट का मतलब त्यागना। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी पदार्थ जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसे लुईस बेस कहते हैं, उसे लुईस क्षार कहते हैं बेटा, लुईस क्षार कहते हैं। और मैंने कहा था लुईस क्षार के ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, अगर आपको याद हो ये चीज तो H नेगेटिव है ना, Br नेगेटिव, ये लुईस बेस होते हैं बच्चा। लुईस एसिड नहीं होगा, एसिड कौन बता रहा है? लुईस एसिड होते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो लुईस बेस होते हैं। आपसे डोनेट पूछा था, त्यागने वाला पूछा था, त्यागने वाले क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। बी आंसर सही होगा 10वें का। अगला क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश क्या होना चाहिए इसका आंसर? हाँ, 11वें का आंसर दो फटाक से। मिस रिया आपने सही बताया है, जल्दी आंसर करो। 11वें का आंसर कास्टिक पोटाश, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। कहा था अगर कास्टिक सोडा पूछे, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। कास्टिक पोटाश पूछे, KOH को कहा जाता है, KOH कास्टिक पोटाश कहलाता है। बहुत अच्छे से पढ़ाई थी ये चीज। बी आंसर सही होगा, ए नहीं होगा बेटा, ए को कास्टिक सोडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड? इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, कास्टिक पोटाश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। 12वें का आंसर दो, इमली में कौन सा अम्ल होता है? टैमरिन, टार्ट्रिक, टी से टैमरिन, टी से टार्ट्रिक। इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, और टार्ट्रिक एसिड किसके कड़वेपन को कम करने के लिए मिलाते हैं हम? खाने वाले सोडे के अंदर टार्ट्रिक एसिड मिला हुआ आता है, वो क्या करता है? वो उसकी बिटरनेस को डिक्रीज करता है, उसके कड़वेपन को कम करता है टार्ट्रिक एसिड। चलो अगला क्वेश्चन, जो विनेगर होता है, सिरके में क्या होता है? सिरके के अंदर क्या होता है बच्चों? आप तो जल्दी से आंसर करो, कौन सा एसिड मिलाया जाता है? इथेनोइक एसिड। हाँ जी, सिरके के अंदर कौन सा एसिड होना चाहिए? अंगूर में एस्कॉर्बिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड दोनों होते हैं बेटा। चलो, मैलिक एसिड किसमें होता है? सेब में बताया था, केले में बताया था। सेब में हो गया, आम में हो गया, मैंगो में और केले में, इन तीनों में मैलिक एसिड सेब में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है,
फॉर्मिक एसिड चींटी वाला, चींटी में होती है, लाल कलर की चींटी में, नेटल प्लांट की पत्तों में, लीफ में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड तो आपका गंधक वाला तेजाब, H2SO4 बैटरी एसिड। बच्चा इथेनोइक एसिड, बच्चा इथेनोइक एसिड ही दूसरा नाम किसका था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एसिटिक एसिड को। एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम इथेनोइक एसिड भी होता है, इसे इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड कहते हैं, वैसे हमने पढ़ाया था एसिटिक अम्ल को इथेनोइक एसिड कहते हैं। और यही एसिटिक एसिड क्या काम आता है, सिरका बनाने में, विनेगर बनाने में। विनेगर में आप 2 से 8% तक, कितना खट्टा रखना है विनेगर वो आप पे डिपेंड करता है, 2 से 8% तक आप क्या मिलाते हो, एसिटिक एसिड, बाकी का पानी होता है बेटा, घर पे बना सकते हो आप। आओ अगला क्वेश्चन, ए ट्रेडिशनल बैटरी कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल। बैटरी एसिड पूछा है आपसे, वही पूछा है ना। हाँ, बैटरी के अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है। H2SO4 को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा कहते हैं बच्चा, ठीक है, अम्लों का राजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स ऑन कांटेक्ट विद एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आपने नीली लिटमस पेपर को किसके साथ, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रखा तो नीला लाल में बदल जाता है, और बेसिक में रखा तो लाल नीले में बदल जाता है। लिटमस पेपर क्या होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, लिटमस पेपर का नेचुरल कलर क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डैश इज प्राइमरी एसिड प्रेजेंट इन राइप बनाना। पके हुए केले के अंदर कौन सा एसिड होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ाया, ये चींटी में होता है, ये बैटरी एसिड होता है, ये HCl पेट वाला होता है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड 3 याद रखने, सेव में मैलिक एसिड होता है, आम में होता है, पके हुए केले में होता है, सेव में सबसे ज्यादा होता है मैलिक एसिड, बस ये याद रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, याद हो गया, सेव में कौन सा एसिड है, देखो फिर से एग्जाम में आ गया मैलिक एसिड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट यहां पे सही है वो आपको ढूंढना है। एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में और वो H+ आयन देते हैं, ठीक है, एसिड खट्टे होते हैं, है ना, H+ आयन देते हैं, पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में टूटकर H+ आयन देते हैं, सही बात है। एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में, OH नेगेटिव आयन देते हैं, नहीं, OH नेगेटिव आयन तो हमेशा बेस रिलीज करते हैं, याद होगा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। बेसिस कड़वे होते हैं टेस्ट में और वो OH नेगेटिव आयन देते हैं, सही बात है। एसिड खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ा था हमने। एसिड पानी के अंदर H+ आयन रिलीज करते हैं या फिर H3O+ आयन, है ना, पानी के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ जाता है, H2O की जगह H3O हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। और बेस कड़वे होते हैं, OH नेगेटिव, दो स्टेटमेंट सही है, गलत है। अगला, एंटा एसिड का नेचर क्या है, एंटा एसिड, एंटा एसिड बेसिक को क्षारीय बोलेंगे। एंटा एसिड क्या होते हैं, एसिड का एंटी। एंटा एसिड्स ऐसे केमिकल्स, ऐसे टैबलेट्स, ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाइयां जो हमारे पेट की एसिडिटी को खत्म कर देती हैं, जैसे इनो, जैसे आप बताओगे बेटा डाइजीन टैबलेट, तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, जो सोडे होते हैं ना, सोडे ये भी बेसिक नेचर के होते हैं। अगर जैसे किसी को एसिडिटी हुई, घर में इनो नहीं है, तो वो अगर उसके घर में खाने वाला सोडा है तो उसको पानी में डाल के वो ग्लास पानी का गटक सकता है, उसको एसिडिटी में आराम मिल जाएगा, क्योंकि सोडे भी बेटा बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रिक एसिड किसमें होता है बेटा, सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में, लेमन में। अच्छा एक बार ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लेमन जूस का पीएच कितना होता है, अब बताओ जरा, मैंने पढ़ाया नींबू के पानी का या नींबू के रस का पीएच या नींबू के जूस का पीएच पूछा हुआ आपसे, आंसर करो फटाक से। लेमन जूस या लेमन वाटर का पीएच का मान कितना होता है, क्या करके आओगे, क्या करके आओगे। ये सारे PYQ हैं बेटा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुकी हूं। अगला क्वेश्चन, पसीने में क्या होता है, पसीने में क्या होता है बच्चों, पसीना क्यों आता है, ज्यादा पानी का जो लॉस करने के लिए, या ज्यादा आयन, हमारे बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन बना रहे, आयन बैलेंस होता रहे हमारे बॉडी में, इसलिए पसीना आता है, ठीक है। पसीने में क्या होता है, पसीने को आप चखोगे तो अब बोलोगे हम कैसी बातें करते हैं, नमकीन लगता है पसीना। एक बच्चा, कौन है ये, सुषमा कुमारी बेटा कह रही है 7.5 पीएच होता है, किसने पढ़ाया, नींबू के जूस का पीएच 7.5 होता है, हट ढंग से पढ़ लिया करो बेटा। नमक, हाँ देखो पसीने में पानी मिलता है आपको, वाटर मिलता है, साथ में NaCl, नमकीन होता है पसीना, इसी की वजह से। साथ में पसीने में स्मेल आती है, पसीने में स्मेल आती है, कोई खुशबू आती नहीं है, किसकी वजह से, यूरिया की वजह से। हमारी बॉडी में यूरिया बनता है, हाँ जी, लीवर बनाता है यूरिया, बना के ये पसीने में डाल देता है, यानी पानी के साथ, पानी कहाँ, पसीने की फॉर्म में बाहर निकला तो उस पानी में क्या होता है, यूरिया। तो हमारे जो पसीने के अंदर स्मेल होती है, गंध होती है, वो यूरिया की प्रेजेंस से होती है। और हमारे पेशाब में जो स्मेल आती है वो अमोनिया की वजह से होती है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब में स्मेल आती है बेटा, क्योंकि ये सब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजन हमेशा क्या करता है बेटा, स्मेल देने का काम करता है, ठीक है। विनेगर, सिरके में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड दही में होता है बच्चों, सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में जैसे नींबू में हो गया, ठीक है। और विनेगर के अंदर कौन सा होता है आपका, आप बताइए, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। क्लास का टाइम ज्यादा ही हो गया है, 8:06 हो गई है, ठीक है। इतने ही रखते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इतने ही करवाते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो यूट्यूब पे हम पहले सिलेबस खत्म करवा देते हैं, सब करवा देंगे बेटा। ये सारे PYQ थे, ये सारे मैंने कौन कौन से एग्जाम से लिए थे, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, SSC के प्रीवियस क्वेश्चन थे, और CDS और BPSC के पेपर में ये एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर से पूछे हुए क्वेश्चन थे, सारे पूछे हुए क्वेश्चन थे। बाकी और भी है PYQ, आप लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। या तो पूछेगा इनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, या किसमें कौन सा एसिड है, किसमें कौन सा बेस है, किसमें कौन सा सॉल्ट है, इनके यूजेस, इनके एप्लीकेशन, या इनके क्या इंडिकेटर से क्वेश्चन आएगा बेटा, या इनके इंडिकेटर से क्वेश्चन आएगा। समझ गए मेरी बात। अब किसी का कोई डाउट हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अब पूछो कोई डाउट।
एटलीस्ट बेटा वो हुई नहीं तो चलेगी कहां से क्लास। अब बताओ बेटा कोई। और ये एक हमारी क्लास में जो आज ये पंकज बकवास करने आया ना, बेटा पंकज बेटा तुम किसी टीचर के चेले लगते हो मुझे, है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे से पढ़ा हुआ, आप टीचर चेंज कर लीजिए बेटा, दिस इज द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस इज द लास्ट ऑप्शन, आप टीचर चेंज कर लो बेटा। आप बताओ बच्चे लोगों को आपको समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ, कोई प्रॉब्लम है कहीं से भी, कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ जल्दी बताओ। यूट्यूब पे क्लास नहीं बेटा, यूट्यूब के लिए टाइम नहीं है सुषमा, अभी रुको थोड़ा, अभी मेरी क्लासेस थोड़ी हैप्टिक चल रही है। जब होगा यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। पूछो जरा क्या डाउट है। अरे कू बेटा आप अपना नाम तो चेंज कर लो, कू क्या नाम होता है आपका। हाँ सब ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछे, घुमा के कहा है सब बेटा थ्योरी में करवाए, पूरे पूरे चैप्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं करवा रखा है। यहाँ पे आगे के भी क्वेश्चंस देखोगे ना स्लाइड में, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, आप देख लीजिए आगे के भी सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैंने। ठीक है ओके। मैम टार्ट्रिक एसिड किसमें होता है, रजत पढ़ा तो टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है बेटा। ठीक है चलो ओके डन। मैम याद नहीं हो पाता है, अब बेटा याद तो करना पड़ेगा।